तो जय हिंद टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। यहाँ पे अभी हम एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट का लेक्चर नंबर 23 में है। और जैसा कि हमारा जो एंटरप्राइज प्रमोशन ये जो यूनिट हमारा चल रहा था कि इस यूनिट में हमने अभी लास्ट वाले वीडियो में देख लिया बेसिकली कि हमारे पास इंसेप्शन, फिजिबिलिटी स्टडी, बिजनेस कॉन्सेप्ट और बिजनेस प्लानिंग, ये 4 स्टेप्स हमने देखे थे क्रिएटिंग एन एंटरप्रेन्योरियल वेंचर के। और हमने देखा था एक एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट साइकिल जिसमें सीड स्टेज, स्टार्टअप स्टेज, ग्रोथ स्टेज, एक्सपेंशन स्टेज, मैच्योरिटी स्टेज और एग्जिट स्ट्रेटजीज क्या है। अभी हम अपना नेक्स्ट वाला लेक्चर जो कि लेक्चर नंबर 23 है इस यूनिट का, 5th यूनिट का। और इस सिलेबस का, ये पूरा का पूरा एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट का जो सिलेबस है ये 30 लेक्चर्स में, 30 लेक्चर्स में डिवाइडेड है। इसमें से 23 ये वाला है, इंट्रोडक्शन टू बिजनेस प्लानिंग। अभी हमने जैसे लास्ट वाले वीडियो में भी देखा था कि बिजनेस प्लानिंग का मतलब होता है एक रोड मैप क्रिएट करना। सो वी आर ट्राइंग टू क्रिएट अ रोड मैप। ये रोड मैप हमको किस चीज में हेल्प करता है? रोड मैप हमको हेल्प करता है कि रोड मैप अभी हम कब बनाते हैं किसी भी चीज का, जब हमको आगे तक का रास्ता प्लान करना होता है। तो यदि हम कोई बिजनेस शुरू कर रहे हैं, यदि हम कोई वेंचर स्टार्ट कर रहे हैं, एक एंटरप्रेन्योरियल जर्नी की स्टार्टिंग कर रहे हैं, तो हमको ये क्लियर होना चाहिए कि हमारा एक स्टेप के बाद अगला स्टेप क्या होगा। उसमें हमारी पॉसिबिलिटीज भी आ सकती है, मतलब हम डिसाइड कर सकते हैं कि हमको ये पर्टिकुलर चीज़ों पे ध्यान देना है, इन पर्टिकुलर चीज़ों पे नहीं देना। यदि इन पे ध्यान देंगे और आउटकम हमारे फेवर में आया तो हम अगला स्टेप क्या लेंगे, और उसके अलावा यदि हमारे फेवर में आउटकम नहीं आया तो हम अगला स्टेप क्या लेंगे। इस तरीके से थोड़े से हमारा रोड मैप क्लियर होना चाहिए। ये रोड मैप क्लियर क्यों होना ज़रूरी होता है बिजनेस प्लानिंग में? क्योंकि एट द एंड जब आप एग्जीक्यूशन में उतरते हैं बिजनेस के और आप कस्टमर्स को सेल करना शुरू करते हैं, प्रोडक्ट को ऑपरेशनली बनाना शुरू करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, तो उस टाइम पे देर इज अ फेयर चांस कि आपका ध्यान कस्टमर सेटिस्फेक्शन पे या कस्टमर की नीड पूरी करने की तरफ जाए, अपने प्रोडक्ट को थोड़ा सा बेटर तरीके से डे टू डे एक्टिविटी में बेटर तरीके से बनाने पे ध्यान जाए। अब इस टाइम पे आप आगे का प्लानिंग नहीं कर सकते क्योंकि आप ऑलरेडी प्रोसेस में स्टार्ट हो चुके हो और दिन के 8 से 10 घंटे मिनिमम आपका ऑपरेशनल टाइम है। तो 10 आवर्स का ऑफिस टाइम है, इसमें आप पूरी तरीके से लग चुके हो। और इसके बाद अब आपको यदि आगे का प्लानिंग करना है तो इट विल बिकम वेरी मच डिफिकल्ट फॉर यू टू प्लान फ्यूचर। द रीजन बीइंग क्योंकि उस टाइम पे आप ऑलरेडी एग्जॉस्ट हो चुके हो। तो थोड़ा सा प्री प्लानिंग करके रोड मैप बना लिया जाता है, और वो बनाने के बाद फिर हमको पता रहता है कि चलो ठीक है, यदि ऐसा रहा तो हम इस तरीके का डिसीजन लेंगे। और फिर एट लास्ट जब कंटिजेंसी है या रिस्क है, कहीं पे इमरजेंसी सिचुएशन है जो हमने शायद प्लान नहीं की थी, और उसके बाद हमारे साथ ये सब कुछ नया कुछ हो रहा है, तो उस टाइम पे फिर हम बेसिकली क्या करेंगे? उस टाइम पे हम जो हमको उस वक्त लग रहा है कि हाँ ये अभी हमारा डिसीजन होना चाहिए था, तो हम वो डिसीजन लेंगे। लेकिन वो तब की बात है, लेकिन हर चीज हम इमरजेंसी के भरोसे नहीं छोड़ सकते। कुछ चीजें यदि हम प्लान कर सकते हैं तो हमको प्लान कर लेनी चाहिए। तो एट लास्ट यदि सपोज फॉर एग्जांपल आपको मान लो फंडिंग की रिक्वायरमेंट होती है। अब आपका सेल अच्छा चल रहा है, आपको रॉ मटेरियल खरीदना है, बल्क में खरीदना है ताकि आप अपनी कॉस्ट कवर कर सको, और उसके लिए आपको पैसे चाहिए। अब लास्ट मोमेंट पे आपको जिनसे पैसे चाहिए, यदि वो प्लानिंग आपकी रेगुलर में नहीं हो चुकी है, तो दैट कैन बिकम अ प्रॉब्लम फॉर यू। एंड लेटर ऑन, सिंस यू आर ऑलरेडी स्टक, यदि सामने वाले को ये बात पता लगती है तो दे कैन यूटिलाइज उसका बेनिफिट वो ले सकते हैं जिसका आपको लॉस हो। तो इसीलिए दैट रोड मैप हैज टू बी देयर। सो बिजनेस प्लानिंग इज इम्पोर्टेंट। नाउ बिजनेस प्लानिंग से होता क्या है, तो दीज आर फ्यू पॉइंट्स। यदि आप कोई चीज प्लान करके रखेंगे तो क्या होगा? क्लैरिटी मिलेगी, डायरेक्शन रहेगी हमारे पास, फिर हमको एक कम्युनिकेशन टूल मिल जाएगा। मतलब यदि आपको इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करना है, पार्टनर्स को अट्रैक्ट करना है, एम्प्लॉयज को बताना है कि आप एग्जैक्टली exactly क्या करना चाहते हो, इसका फ्यूचर पोटेंशियल क्या है, अच्छे लोगों को आपके साथ काम में लगा के रखने के लिए भी आपका प्लान क्लियर होना चाहिए। यदि आपका प्लान क्लियर नहीं है, यदि आपके पास प्लान अभी वेल स्ट्रक्चर्ड नहीं है, तो फिर उससे आपको ये प्रॉब्लम होगी कि आप कन्विंस नहीं कर पाएंगे लोगों को। क्योंकि आपके दिमाग में है प्लान, भले ही आप अच्छा सोच रहे हैं, लेकिन उनको वो बताएंगे कैसे कि एग्जैक्टली आप क्या सोच रहे हैं या क्या प्लान कर रहे हैं? तो उसलिए आपको वो प्लानिंग आपकी रिटर्न फॉर्म में एज ए बिजनेस प्लान आपके पास होनी चाहिए, विच कैन अट्रैक्ट पीपल। क्लैरिटी एंड डायरेक्शन तो है, डिसीजन मेकिंग बिकम इजी।
सो इट्स नॉट दैट कि डिसीजन मेकिंग करनी नहीं पड़ेगी यदि प्लान ऑलरेडी करके रखा है तो, लेकिन उसमें असिस्टेंस मिल जाता है, हेल्प हो जाती है कि नहीं कुछ कोई भी सिचुएशन आपके सामने आ रही है तो उसको ध्यान में रखने के लिए, उसको अचीव या चेरिश करने के लिए, उस अपॉर्चुनिटी को यूज करने के लिए आपके पास एक ऑलरेडी प्लान रेडी है जिससे आपको हेल्प मिल रही है। सो डिसीजन मेकिंग इज द की। यहाँ पे ये भी आपका एक बेनिफिट है प्लानिंग का। देन रिसोर्स एलोकेशन, इसमें तो क्या होता है बेसिकली कि आपको जितना जल्दी हो सके आप अपनी प्लानिंग कर लीजिए। आपको सोचना होता है इस तरीके से कि ओके, यदि मान लो मैं 11 बजे सेल शुरू करूंगा तो 12 बजे कभी मेरे पास इतने लोग आ गए तो उनको हैंडल करने के लिए मुझे एग्जैक्टली कितने लोग लगेंगे। फिर मैं अपना काउंटर छोड़ के इधर आ जाऊंगा कस्टमर को हैंडल करने के लिए, फिर काउंटर का पेमेंट कैसे मैनेज करूंगा। मतलब एक सिंपल सी बात है कि ये ओवरऑल चीजें जो आपको थोड़ी सी सोच लेनी पड़ेगी, विजुअलाइज करना पड़ेगा, विजन देखना पड़ेगा इस चीज का। वंस इट हैपन्स, एक बार यदि वो विजन आपको क्लियर हो जाता है और आप उसको देखने लगते हैं तो फिर थिंग्स बिकम रिलेटिवली इजी। बट रिसोर्सेस आपके कहाँ जाने हैं, क्या यूज करना है, वो आपका प्लान थोड़ा सा क्लियर होना चाहिए। इट्स मोर और लेस लाइक अ फुटबॉल और अ क्रिकेट गेम। so there are lot many plans which are designed कि यदि इस सिचुएशन में ये हुआ तो क्या करेंगे। so this is what importance of having a business plan। अब बिजनेस प्लान के प्रोसेस जिसको भी ना समझ आए या किसी को लग रहा है कि उसको समझने में प्रॉब्लम हो रही है तो वो आराम से इस वीडियो को पॉज करके रीप्ले करके देख सकता है, तो वो पॉइंट्स इसको क्लियर होंगे। बिजनेस प्लानिंग का प्रोसेस, अब देखो बिजनेस प्लानिंग के प्रोसेस में देयर आर सर्टेन स्टेप्स। ये बिजनेस प्लान डिजाइनिंग का नेक्स्ट वाला जो लेक्चर है उसमें भी ये डिटेल में आने वाला है। सो द फर्स्ट वन इज एग्जीक्यूटिव समरी। एग्जीक्यूटिव समरी इज द स्टेप नंबर 1 फॉर एनी बिजनेस प्लान। सो इसमें क्या है, ओवरव्यू है वेंचर का, आपके बिजनेस के हाइलाइट्स, कंपोनेंट्स, वैल्यू प्रपोजिशन। बेसिकली ये लिखा लास्ट में जाता है, लेकिन जब आप रिटर्न फॉर्मेट में बिजनेस प्लान को प्रेजेंट करते हैं तो एग्जीक्यूटिव समरी सबसे पहली होती है। एग्जीक्यूटिव समरी इज मेंट फॉर एग्जीक्यूटिव्स, कि यदि आपने उनको वो रिपोर्ट भेजा तो हो सकता है उनके पास सब कुछ पढ़ने का टाइम ना हो, बट वो ये जो शॉर्ट समरी है आपकी, तो उसको रीड करके ये अंदाजा लगा सकते हैं कि वेदर दे हैव टू रीड द एंटायर डिटेल रिपोर्ट और नॉट टू। So you have to prepare that executive summary in that form. Then you will come second, you will come for company description। आप अपनी कंपनी के बारे में डिटेल्स, विजन, मिशन, वैल्यूज वगैरह, लीगल स्ट्रक्चर्स क्या है, लोकेशन कौन सी है, उसकी पास्ट में हिस्ट्री, कौन फंड दे रहा है, वगैरह वगैरह, ये सारी चीजें आप कंपनी के डिस्क्रिप्शन में डाल सकते हैं। देन यू विल कम अहेड विथ मार्केट एनालिसिस। अब जिस मार्केट में आपको प्रोडक्ट सेल करना है, जिस मार्केट में आपको प्रोडक्ट बनाना है और सॉरी सेल करना है, और अपने टारगेट कस्टमर्स को या टारगेट मार्केट को, उसकी डेमोग्राफिक्स को ध्यान में रखते हुए वहां का एनालिसिस आप अपनी रिपोर्ट में प्रेजेंट कर। इसमें मार्केट में कस्टमर्स के अलावा आपके कॉम्पिटिटर्स भी होते हैं, तो कॉम्पिटिटर का एनालिसिस भी आपको मार्केट एनालिसिस में डालना होता है। अब ये बेसिकली किस काम में, जैसा कि आपको बताया कि बिजनेस प्लान से आपको अभी ऊपर वाला मैंने बताया कि कम्युनिकेशन टूल है, और ये कम्युनिकेशन इन्वेस्टर्स, पार्टनर्स, मतलब यदि आपको कोई इन्वेस्टर ढूंढने जाना है, पार्टनर ढूंढने जाना है, तो आपको ये रिक्वायर्ड होगा बिजनेस प्लान। अब आप सोचो यदि आपके वेंचर में कोई पैसा लगाए, आप ये चाहते हो कोई फंड्स आपको दे, कोई फंडिंग करे आपके प्रोजेक्ट की, तो वो ये जानना तो चाहेगा कि आपने कॉम्पिटिटर्स को कैसे प्लान कर रखा है, कॉम्पिटिटर क्या कर रहे हैं, या कंपटीशन है भी कि नहीं है, यदि है तो किस किस से है, उसको कैसे काउंटर किया जाएगा। यदि आपके पास कस्टमर्स हैं या टारगेटेड कस्टमर्स हैं, क्लाइंट्स हैं, तो कितना बड़ा बेस है जिनको आप टारगेट कर रहे हो, ये भी वो देखना चाहता है। तो मार्केट एनालिसिस इज अगेन वन ऑफ द इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस प्लान, जो कि होना चाहिए वहां पे। देन इट कम्स, अब आपने मार्केट के बारे में बता दिया, नाउ इट कम्स अबाउट द प्रोडक्ट और सर्विस डिस्क्रिप्शन। ये कब आता है, ये तब आता है फोर्थ नंबर पे, जब आपने आपके प्रोडक्ट और सर्विस को जो भी सोच रखा है वो आप मार्केट, आपने मार्केट का स्टडी बता दिया, अब आप बता रहे हैं कि एग्जैक्टली एक्चुअली में आप क्या देने वाले हैं उस प्रोडक्ट या सर्विस के फॉर्म में, उसका यूएसपी क्या है, यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन क्या है उसका। आपको वो अपने आइडिया, अपने कॉन्सेप्ट और उसको वहां पे अब प्रेजेंट करना है रिटर्न फॉर्म में, जिसको कि आपको उनको बताना है। ये थोड़ा सा एक कॉन्फिडेंशियल भी पार्ट होता है, लेकिन इम्पोर्टेंट होता है जानने के लिए कि एग्जैक्टली आप देना क्या चाहते हैं, व्हाट यू आर ट्राइंग टू सेल।
तो दैट इज इम्पोर्टेंट। जैसा कि मैंने आपसे पहले भी कहा था कि ये स्टेप्स अभी हमने यहाँ पे ऐसे लिखे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ यही स्टेप्स हैं, दूसरी कोई है ही नहीं। ओके, तो अपने अपने तरीके से इसको डिफाइन किया जा सकता है, बट मोर और लेस दिस इज अ स्टैंडर्ड प्रोसेस व्हाट वी आर फॉलो। देन कम स्ट्रेटेजी एंड इम्प्लीमेंटेशन इन पिक्चर। फिफ्थ नंबर पे आती है आपकी स्ट्रेटेजीज, और जो भी आपको अपने गोल को अचीव करने के लिए आपका तरीका क्या होने वाला है, आप कैसे मार्केट को रीच करने वाले हैं, कैसे कस्टमर को कन्विंस करने वाले हैं, ऑपरेशनल एफिशिएंसी कैसे अचीव करने वाले हैं, एग्जैक्टली हाउ यू आर गोइंग टू मेजर द सक्सेस, हाउ यू आर गोइंग टू वर्क ऑन सक्सेस, हाउ यू आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट योर प्लान, आप उसका पूरा टाइमलाइन, किसको क्या चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो कैसी पूरी होने वाली है, ये सब चीज़ों को जब आप वहाँ पे प्रेजेंट करते हैं, सो देन दिस इज कॉल्ड स्ट्रेटेजी एंड इम्प्लीमेंटेशन। तो हाउ यू आर गोइंग टू डू दैट, आपने क्या करना था वो आपने बता दिया, आपने मार्केट के बारे में बता दिया, कंपटीशन के बारे में, अपने प्रोडक्ट के बारे में, एग्जैक्टली आप उसको कैसे लॉन्च करने वाले हैं, वो आपको यहाँ पे बताना। देन द नेक्स्ट पोर्शन वुड बी मैनेजमेंट टीम। सो आपकी एग्जैक्टली मैनेजमेंट में कौन कौन है, आपके टीम मेंबर्स कौन है, हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर से सेल ऑफ योर प्रोडक्ट, एंड हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रमोशन ऑफ योर प्रोडक्ट, हु आर द पीपल हु आर बैकिंग यू, आपको पैसे कौन दे रहा है, अल्टीमेटली आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ओनरशिप लेने के लिए कौन रेडी, ये भी उनको देखना है। जरूरी नहीं है कि आपको कोई फंडिंग दे ही रहा हो, लेकिन आपकी टीम में कौन है जिनके ऊपर वो पैसा, तो इट्स जस्ट लाइक टू नो द हॉर्स, जब रेस हो रही है तो आप अपने घोड़े का डिस्क्रिप्शन देते हैं कि ये घोड़े का बैकग्राउंड क्या है वगैरह वगैरह, वैसे ही आपकी जो मैनेजमेंट टीम है वो कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेने वाला है, उनका क्वालिफिकेशन क्या है, एक्सपीरियंस क्या है। इसमें यदि आपके टीम में कुछ ऐसे लोग हैं वो बिलोंग टू सम डिसेंट कॉलेजेस या थोड़े ए टायर कॉलेजेस को बिलोंग करते हैं, तो वहाँ पे फिर थोड़ा-सा बेनिफिट हो सकता है, बट इसकी कोई गारंटी नहीं है कि अच्छे कॉलेज से तो प्लेसमेंट ये अपना फंडिंग मिल ही जाएगा। You just have to tell the details, whatever it is. Ultimately, they are going to check your commitment and your understanding about the entire project. So ये चीज़, देन फाइनेंशियल प्रोजेक्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि आपके फाइनेंशियल प्रोजेक्शंस क्या हैं, आपका रेवेन्यू कहाँ से आने वाला है, खर्च कहाँ पे होने वाले हैं, कैश फ्लो के बारे में स्टेटमेंट, ब्रेक इवन एनालिसिस, कितने महीनों में, कितने साल में आप ब्रेक इवन अटेंड करने वाले हैं, फंडिंग की रिक्वायरमेंट कौन कौन सी स्टेजेस पे पड़ेगी, कितने महीने बाद कितने पैसे की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, जो भी लोग पैसा लगाएंगे उनको रिटर्न्स क्या मिलेंगे, आरओआई क्या होगा, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या होगा, इसके प्रोजेक्शंस देने होते हैं। तो आप उसको ग्राफिकली दे दो, आप उसको बता दो कैसे, मतलब वो अब आप पे डिपेंड करता है कि आपको इस टाइप का ग्राफ बनाना है, इस टाइप का ग्राफ बनाना है, एग्जैक्टली आप क्या बताना चाहते हैं। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपने फाइनेंशियल प्रोजेक्शंस को वहां पे प्रेजेंट करें, बट वो वहां पे होने चाहिए, बिकॉज दे आर अल्टीमेटली गोइंग टू आस्क वेदर दिस इज द व्हाट से हाउ यू आर गोइंग टू गेट बैक द मनी वॉट एवर दे आर इन्वेस्टिंग। करोड़ों रुपए लगाने होते हैं, सारे पैसे एक साथ नहीं देने होते, आपके हाथ में कोई पैसे देता भी नहीं है। सो दे आर गोइंग टू पे, सपोज आपने किसी से रॉ मटेरियल खरीदा, तो वो आपके बिहाफ पे रॉ मटेरियल वाले को पेमेंट करेंगे। ऐसा नहीं है कि आपने 100 करोड़ मांगे और उन्होंने आपको 100 करोड़ दे दिए और उन्होंने सोचा कि हाँ चलो ठीक है तुमको जो करना है करो, ऐसा नहीं होता है। एवरी स्टेप दे आर गोइंग टू कीप एन आई एंड वॉच, और जो आपके प्लानिंग में टारगेट्स बनेंगे, यदि आप उन टारगेट्स को अटेंड नहीं कर रहे हैं तो उसके रीजंस क्या हैं, वो उनको कन्विंस करना होता है, तभी वो नेक्स्ट लाइन ऑफ बजट इशू करते हैं। Otherwise, यदि if you are failing to do justice to the efforts and outcomes, so possibly they can back out from the investment and they can say कि आपको हमने जो पहले क्वार्टर्स के टारगेट्स दिए थे आपने वो मीट नहीं किए, सो वी आर नॉट गोइंग टू रिलीज द फ्यूचर फंडिंग। तो फाइनेंशियल प्रोजेक्शंस भी वहां पे चाहिए होते हैं। देन इट कम्स इन टर्म्स ऑफ से रिस्क असेसमेंट। रिस्क असेसमेंट मतलब बेसिकली आपने प्लान दे दिया, आपने प्रोजेक्शंस दे दिए, लेकिन अब ये इतना आपने जो दिया है ये जरूरी नहीं ना इतना अटेन होगा ही, हो सकता है कि वो ना अटेन हो उतना। तो ये यदि मान लो ये इतने की जगह पे इतना ही अचीव हुआ, तो फिर क्या। तो देयर हैज टू बी अ रिस्क प्लानिंग, कंटिजेंसी प्लान होना चाहिए कि यदि जो चाह रहे थे, जो सोच रहे थे वैसा नहीं हुआ, तो फिर आप क्या करने वाले हैं, वो आपका प्लान ऑफ एक्शन भी क्लियरली वो बिजनेस प्लान में एक्सपेक्ट करते हैं।
because every time it is not going to be the way you want it. Okay, so there is a fair chance कि शायद कुछ आपके फेवर में हो जाए, चाहे शायद कुछ आपके फेवर में ना हो. So that is what it is. Then last, after the risk assessment, the final term is appendixes. So appendices are basically the documents, supporting documents. चाहे वो आपने ऊपर जो भी अपने स्टेटमेंट है पूरा का पूरा रिपोर्ट आप ऊपर तो नहीं डालते, ऊपर तो आप अपना एनालिसिस लिखते हो, लेकिन उस एनालिसिस के लिए जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट होता है वो आपको अपेंडाइसिस में लगाने होते हैं, जस्ट इन केस इफ दे वांट टू चेक वेदर you have an agreement with a particular supplier or not, if you are claiming it to be, if you want to show them the research details कि किस बेसिस पे आप कह रहे थे कि ये वाला प्रोडक्ट चलेगा, ये वाला प्रोडक्ट, यहाँ पे जो आपने टारगेट मार्केट कस्टमर्स ये सब जो किया ना, तो ये डेमोग्राफिक्स का सर्वे कहाँ हुआ, कैसे हुआ, ये वो बताने के लिए आपको ये सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स लगाने होते हैं, विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट. ओके, सो ये हम क्या पढ़ रहे थे, दिस वी वर रीडिंग द बिजनेस प्लानिंग का प्रोसेस. सो व्हाट ऑल इज इन्वॉल्व इन अ बिजनेस प्लानिंग प्रोसेस. नाउ सी द नेक्स्ट हेडिंग, व्हाट इज द बिजनेस प्लान एज एन एंटरप्रेन्योरियल टूल. बिजनेस प्लान एक टूल. अब देखो टूल क्या होता है. टूल फॉर एग्जांपल आपको स्क्रू ड्राइवर चाहिए, आपको पेचकस चाहिए, या पेंचेस चाहिए, जो भी है, दे आर टूल्स टू unveil or unpack something or to get some work done. So is your business plan a tool? So yes, it is not just a document. वो सिर्फ एक डॉक्यूमेंट नहीं है. It is more than a document. It is a dynamic tool. Why it is called dynamic? क्योंकि वो टाइम के साथ अपग्रेड भी होता है, और वो आपकी सिचुएशंस जो अलग अलग बिजनेस में आती है उसमें आपको हेल्प करता है, क्योंकि आपने उसको प्लान कर रखा है पहले से. आपके डे टू डे डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है, आपके प्रोग्रेस को ट्रैक करने में हेल्प करता है, इन्वेस्टर को अट्रैक्ट करने में हेल्प करता है, रेफरेंस की तरह काम करता है स्टेक होल्डर्स. मतलब स्टेक होल्डर्स को पता रहे कि आप एग्जैक्टली क्या करना है. ओके, अब बिजनेस प्लान के की एलिमेंट्स कौन से हैं जिनसे कि आपको डायरेक्ट बेनिफिट हो सकता है. पहला है सेट एंड मॉनिटर गोल्स. आपको बिजनेस प्लान में आप अपने गोल्स को सेट कर सकते हो और मॉनिटर कर सकते हो कि वेदर आपने इतना अटेन किया कि नहीं किया. आप फंडिंग को अट्रैक्ट कर सकते हो. ये बिजनेस प्लान का यूटिलाइजेशन है. अपने गोल्स को प्लान कर पाना वो आपके प्लानिंग का एक हिस्सा है. गोल्स को रिव्यू कर पाना कि मैंने इतने टाइम में इतना अचीव करना था, मैंने प्लान कर रखा था, उसके हिसाब से मेरे आगे के प्लान्स बेस्ड है. यदि मैं इतना नहीं कर पा रहा हूँ तो फिर मुझे क्या प्लान ऑफ एक्शन लेने हैं, आगे का क्या चेंजेस करना. देन अट्रैक्ट फंडिंग. सो फंडिंग अट्रैक्ट करने के लिए आप एज अ टूल इसको यूज कर सकते हो कि आप बिजनेस प्लान बनाओ, और वो बिजनेस प्लान आप कहीं पे इस तरीके से प्रेजेंट करो कि जिससे कि आपको इन्वेस्टमेंट मिले. अ लॉट ऑफ पीपल आर रेडी टू इन्वेस्ट, उनके पास बहुत पैसा है, बट देन दे नीड अ राइट प्लान. ओके, एंड देन दैट प्लान हैज टू बी कम्युनिकेटेड प्रॉपरली. सो दैट इज व्हाट. देन सोसाइटी में आपके कस्टमर्स के अलावा बहुत सारे लोग रहते हैं जिनको आपके विजन के बारे में आपको बताना होता है. तो ये बिजनेस प्लान एक ऐसा बढ़िया टूल है जिसके थ्रू आप अपना विजन, लॉन्ग टर्म विजन, लोगों के सामने, स्टेक होल्डर्स के सामने लेके जा सकते हैं, जिससे कि उनको आपकी बात और बेटर तरीके से समझ आएगी कि एग्जैक्टली आप चाहते क्या हैं. मतलब आप कहाँ जाना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं इसके थ्रू, सो दैट वो आपके साथ अपनी ग्रोथ भी देख सकें, और फिर उसके अकॉर्डिंग वो आपको इन्वेस्टमेंट दे पैसा. दैट इज व्हाट. Then adapt and pivot. Now be ready to modify and plan as circumstances changes. As I told you कि बिजनेस प्लान एक डायनामिक प्रोसेस है. सिर्फ एक बार करके रख दिया ऐसा नहीं है. आपको स्टेप बाय स्टेप उसको बदलना पड़ता है. इटरेशन होती है. यदि आपको लगता है आपने पहले ये प्लान किया था, लेकिन अब ये स्टेप के बाद ये स्टेप तो आई नहीं और सीधे ये स्टेप पे आ गए, तो अब आपको क्या करना. या फिर कोई एक ऐसी नई स्टेप आ गई जिसका कि आपने सोचा ही नहीं था, तो अब आप कैसे करेंगे. सो यू हैव टू अडाप्ट एंड चेंज द प्लान ऑफ फ्यूचर एक्शंस अकॉर्डिंग टू व्हाट आर हैपनिंग. एक चीज होती है हमने प्लान की थी बट ऐसा नहीं हुआ, तो उस प्लान को चेंज करके आप कुछ और कर सकते हैं क्या. दैट हेल्प्स. ओके, सो दिस इज हाउ इट इज. सो लेट अस सी टू कंक्लूड व्हाट इट इज. बिजनेस प्लानिंग प्रोसेस इज essential फॉर entrepreneurs as it outlines the road map. बिजनेस प्लान आपको एक ब्लूप्रिंट, एक रोड मैप दे देता है पूरे वेंचर के बारे में. अ वेल कंस्ट्रक्टेड बिजनेस प्लान सर्व्स एज अ टूल that guides decision making,
attract stakeholders and ensure clear communication with of the business vision. Stakeholders को vision बता पाना, attract करना उनको, और इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करने के लिए, डिसीजंस लेने के लिए पूरा प्रोसेस फॉलो किया जाता है। ये बिजनेस प्लान बनाने के प्रोसेस को बिल्कुल भी लाइटली नहीं लेना चाहिए, रादर यू शुड टेक इट वेरी वेरी सीरियसली बिकॉज इट इज दैट इम्पॉर्टेंट। ओके, सो दिस वाज अवर लेक्चर नंबर 23, बिजनेस प्लानिंग प्रोसेस। इसका डिटेल, इसका जो डिटेल्स हैं, वो सारा का सारा, ये जितने भी एलिमेंट्स वगैरह हैं बिजनेस प्लान के, वो यहाँ पे डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर में दिए हैं, दैट वी आर गोइंग टू सी मीनवाइल, बट यू कैन रीड इट। ओके, सो आई एम गोइंग टू शेयर द लिंक ऑफ द पीडीएफ ऑल्सो, you please read it, it's self explanatory, but I will try to cover it and then we'll move ahead कि internally क्या होता है। So this was it for today, it was lecture number 23rd। Jai Hind to all of you.